नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया की बात हम करेंगे कि भारत में किस तरह मौद्रिक नीतियाँ बनाई जाती हैं या राजकोषीय नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है, तो आपको ये पता ही है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खास करके उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की तरफ अग्रसर किया जा सके। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें मौद्रिक नीति कहा जाता है। और मुद्रा की आपूर्ति की नीति एक तरीके से मौद्रिक नीति है कि मुद्रा की मात्रा न तो मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही मुद्रा की मात्रा मार्केट में ज़रूरत से कम होनी चाहिए। दोनों ही परिस्थितियाँ किसी भी देश के लिए घातक होती है। या तो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, मुद्रास्फीति हो जाती है अगर मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है और बहुत तेज़ी से मूल्य बढ़ने लगते हैं, और अगर मान लीजिए मार्केट में पैसा कम है तो डेफिशिएंसी हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी जो है रेट्स डाउन हो जाते हैं और मंदी की दौर शुरू हो जाता है। तो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी इसकी बनाई गई है और जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह यानी मनी फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भी नियंत्रित किया जाता है। तो बैंकिंग प्रणाली नियंत्रित करने के लिए भी मौद्रिक नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सरल भाषा में समझे तो मुद्रा और ऋण की आपूर्ति, लागत और उपयोग का नियंत्रण, कम और स्थिर मुद्रा स्थिति के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीतियां तैयार की जाती है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी के रूप में भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है, आरबीआई कार्य करता है और एमपीसी द्वारा जो है इसे तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ इनके माध्यम से ही मौद्रिक नीतियां संचालित की जाती है और मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर दोनों पर नियंत्रण करने का कार्य इसका मौद्रिक नीति का होता है। और इन्हीं आर्थिक नीतियों के आधार पर मुद्रास्फीति, खपत, विकास, तरलता यानी इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्य सरकार पूरे करती है कि मनी इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा है, या मनी का कंजप्शन कितना है, मनी की ग्रोथ कितनी है, या मनी की लिक्विडिटी कितनी है। तो इसको जो है कंट्रोल करने का काम मॉनेटरी पॉलिसीज़ करती हैं। मौद्रिक नीति समिति की संरचना कैसे हुई है, इसको हम पहले स्टडी करेंगे कि आरबीआई एक्ट आपको पता ही है 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया था। तो आरबीआई अधिनियम की धारा 45 ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति बनाई गई है। एमपीसी जिसे कहा जाता है उसका गठन किया गया था। इसमें 6 सदस्य होते हैं और प्रत्येक 2 माह में एमपीसी की बैठक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। और उसमें क्या क्या किया जाता है या कौन कौन उसके अध्यक्ष होते हैं उसकी बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं अध्यक्ष होते हैं उसके, और इसी तरीके से भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर मौद्रिक नीति के प्रभारी सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति के प्रभारी बैंक के कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं। इसी तरीके से भारतीय प्रबंध संस्थान के प्रोफेसर या अहमदाबाद के सदस्य इसके जो है सदस्य में लिया जाता है। इसी तरीके से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो निदेशक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। आपने ISI का नाम सुन रखा होगा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान होता है। तो इसके प्रोफेसरों को भी इसके सदस्य बनाया जाता है। तो ये जो है इसकी समिति की सदस्यता होती है और 6 इसमें जो है अध्यक्ष के अलावा 5 इसमें सदस्य होते हैं और वो मिलकर के जो है मौद्रिक नीति को निश्चित करते हैं। मौद्रिक समिति की संरचना में MPD की बात हम करेंगे कि मौद्रिक नीति का विभाग बनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट इसे कहते हैं हम। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति विभाग, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है मौद्रिक नीतियों के निर्माण में MPC की सहायता करता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी स्टेक होल्डर्स के विचारों और रिजर्व बैंक के विश्लेषणात्मक कार्य से नीति रेपो दर का निर्धारण करने में योगदान देता है। तो बैंक दरों को भी इसमें कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। इसी तरीके से वित्तीय बाजार समिति, फाइनेंशियल मार्केट कमेटी भी इसकी बनाई जाती है। वित्तीय बाजार समिति जो होती है चल निधि की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर बैठक करता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मौद्रिक नीति
भारित औसत ऋण दर का परिचालन लक्ष्य नीति रेपो दर के करीब है या नहीं है, इसको भी इसमें डिसाइड किया जाता है। अब आता है कि मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उपकरण क्या है। तो सबसे पहला आता है रेपो रेट। रेपो रेट की बात हम करेंगे इसमें। इसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट की बात भी हम इसमें करेंगे। नकदी आरक्षी अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो भी इसका एक टूल होता है। इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाज़ार में जब सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा बेचा जाता है तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, तो वो भी इसमें एक टूल के रूप में काम करते हैं। और बैंक दरों में परिवर्तन करके चेंजेस इन बैंक रेट्स के द्वारा भी मौद्रिक नीति में प्रयास किए जाते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण आता है कि आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसमें उसके क्रियान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति में कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार होती है। रेपो दर क्या होती है, सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे। निर्धारित ब्याज दर पर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा LAF की सुविधा जो देती है के तहत बैंकों को सरकार के विरुद्ध या अन्य अनुमोदित प्रतिनिधियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान की जाती है। यानी कि जब भी सरकार के द्वारा कुछ इस तरह की चल निधियाँ दी जाती है प्रतिभूतियों के अगेंस्ट, तो उससे रेपो दर निर्धारित कर दी जाती है। और रिवर्स रेपो दर जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट होती है कि निर्धारित ब्याज दर पर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा देता है। यानी कि जब उसमें कोई भी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अगर बैंकों के द्वारा दी जाती है सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध, तो उस पर जो है रिवर्स रेपो दर निश्चित कर दी जाती है आरबीआई के द्वारा, ताकि जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज़ हैं उनका बहुत आसानी से कार्य किया जा सके। इसी तरीके से चल निधि समायोजन की सुविधा दी जाती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दी जाती है कि LAF में ओवरनाइट और साथ ही अवधि के आधार पे जो है रेपो और रिवर्स रेपो तैयार कर दिया जाता है रेट। और इसका उद्देश्य यही होता है कि बैंक अवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना और इनकी सिक्योरिटी इसके बदले में ऋण देना, जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बेंचमार्क निर्धारित करना। और इसी कारण से जो है मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर परिवर्तन भी कर सकती है और रिवर्स और रेपो दर आदि भी जो है इसमें चेंजेस कर सकती है। आरबीआई को पूरी इसमें स्वतंत्रता होती है। इसी तरीके से सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा दी जाती है आरबीआई के द्वारा, कि एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो भी अपनी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, लिस्टेड कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, आरबीआई जो है उनको भी अतिरिक्त मुद्रा प्रदान करता है। एक सीमा तक उनको जो है SLR के पोर्टफोलियो में गिरावट होने पर ब्याज की दंडात्मक दर भी ले सकता है और चाहे तो ब्याज दर में छूट भी दे सकता है। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित होने वाले झटकों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक बहुत बड़ा टूल बनता जा रहा है। अब आता है कि मौद्रिक नीति का दिन प्रतिदिन महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से निम्न महत्वपूर्ण कार्य करने के प्रयास किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था को भी ये प्रभावित करता है। तो क्या क्या प्रभाव इसका पड़ता है। तो सबसे पहले यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति करता है, महंगाई पर नियंत्रण करता है, कीमतों में स्थिर लाने का काम भी इसका होता है, आर्थिक विकास के दर के लक्ष्य को भी हासिल करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से रोजगार के अवसर तैयार करता है। इन नियमों के माध्यम से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के जरिए कर्ज की लागत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अब इसके बाद आता है महत्वपूर्ण पॉइंट कि आरबीआई जब मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को घटाता है तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। बाजार में नकद बढ़ने से अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास भी होता है, पर कहीं ना कहीं इसका एक रिवर्स इफेक्ट भी होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और मूल्यों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने लगती है, जिसको हम महंगाई दर के नाम से जानते हैं। महंगाई बढ़ने लग जाती है। आरबीआई जब मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को बढ़ाता है तो मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है और इससे बाजार में नकद कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है। तो ब्याज दरों को कम या अधिक करके भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में मुद्रा की कमी या वृद्धि कर जा सकती है। मार्केट में मुद्रा की मात्रा को स्थिरता प्रदान की जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले है मूल्य स्थिरता, कि मूल्य स्थिरता की आवश्यकता आर्थिक विकास के साथ साथ मूल्यों के बढ़ने की गति के ऊपर विराम लगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस रणनीति के अंतर्गत उन पर्यावरणीय तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है जो न केवल वस्तुकला के विकास के लिए
जरूरी हो, बल्कि उनके विकास की गति को भी बनाए रख सके, साथ ही मूल्य वृद्धि के तार्किक महत्व को भी समझ सकें। तो ये प्रयास किए जाते हैं किसी भी तरीके से मूल्यों में स्टेबिलिटी रहे, मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं तो इसका इफेक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे भी पड़ता है और बिज़नेस की साख भी ख़त्म होती चली जाती है। इसी के साथ ही साथ बैंक को दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बैंकों के ऋणों की बढ़ोतरी पर नियंत्रण बना रहे। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है उत्पादन को प्रभावित किए बिना उधार पर दिए जाने वाले ऋणों को कम करना है। साथ ही मौसमी आवश्यकताओं और उत्पादों को ध्यान में रखते हुए बैंक ऋण और मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रित विकास करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्थिर निवेश का संवर्धन करना, कि गैर जरूरी और निश्चित निवेश को यानी कि सर्टेन इन्वेस्टमेंट को सीमित करके निवेश की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना बनाई जाती है मौद्रिक नीति में। और माल की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम भी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किया जाता है कि उत्पादों की भरमार हो जाती है और उनकी अधिकता और सामानों की अधिक मात्रा में आपूर्ति के कारण कई इकाइयाँ बीमार इकाइयाँ हो गई जिन्हें हम रुग्ण इकाइयों के नाम से जानते हैं, और उनका रोटेशन नहीं होने के कारण जो है वो इकाइयाँ बंद होने लग जाती हैं। इसी समस्या के संदर्भ में केंद्रीय मौद्रिक प्राधिकरण ने सामानों के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस रणनीति के तहत कई कार्य किए गए हैं, जैसे सामानों के स्टॉक होने से बचना, कि सामानों को स्टोर ना होने देना, उसे रोटेशन में लगाए रखना, और संगठन के अंतर्गत सुस्त मुद्रा को रोकने का भी प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि निर्यात का संवर्धन और खाद्य खरीद की प्रक्रिया का संचालन करना भी मौद्रिक नीति का कार्य होता है। कि मौद्रिक नीति इस तरह होनी चाहिए कि वो देश में जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, व्यापार की सुविधाओं में बढ़ावा दे सके, और मौद्रिक नीति का एक स्वनियंत्रित उपाय भी जो है इसमें बहुत अधिक महत्व रखता है। अब इसके साथ ही साथ अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ऋण की वांछित वितरण, के मौद्रिक प्राधिकरण छोटे उद्योगकर्ताओं और प्राथमिक क्षेत्रों को दी जाने वाले ऋण के आवंटन के संबंध में फैसले पर भी नियंत्रण करता है कि कितना ऋण दिया जाना है, ऋण को बढ़ाया जाना है या कम किया जाना है। अगर मार्केट में मुद्रा की मात्रा पहले ही ज़्यादा है तो ऋणों को कम कर दिया जाता है, और मार्केट में अगर मुद्रा की आवश्यकता है तो ऋण बढ़ा दिए जाते हैं। ऋण का समान वितरण होना चाहिए, इसका भी प्रयास किया जाता है कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान लाभ का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी उद्योग को तो बहुत ज़्यादा ऋण प्रदान कर दिया और बाकी उद्योग वंचित रह जाएं। तो सभी उद्योगों को प्रायोरिटी देते हुए जो है समान वितरण की प्रयास किए जाते हैं। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दक्षता को बढ़ावा देना, कि यह वित्तीय प्रणाली के प्रभाव को बढ़ावा देता है। साथ ही संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे ऋण वितरण प्रणाली में आसान परिचालन, ब्याज दरों में वृद्धि पर नियंत्रण आदि स्थापित करता है, और इसके अलावा मुद्रा के संदर्भ में बाजार में नए नए मापदंडों को भी स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह कठोरता को कम करने का प्रयास करता है, कि आर्थिक प्रतिस्पर्धी माहौल और विविधीकरण को प्रोत्साहन देता है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देता है, ताकि एक्सपोर्ट यूनिट्स को जो है डेवलप किया जा सके। तो ये कुछ हमने मुद्दे देखे जिससे ये पता चल रहा था कि भारत में मौद्रिक नीति किस तरह कार्य करती है और आरबीआई किस तरह मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रा की मात्रा कम या ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल करती है और स्थायित्व लाती है, ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थितियों से बचा जा सके। धन्यवाद, थैंक यू।